हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन हो चुका है खत्म, जो कि AEW की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया डायनामाइट शो था। और गाइज AEW डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर हमें AEW की तरफ से कुछ बहुत ही बढ़िया मैचेस के साथ कुछ बहुत ही बढ़िया सेगमेंट्स और AEW कंपनी की कुछ स्टोरी लाइन्स के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला है, जिन सब के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक 5-on-5 एलिमिनेशन मैच से हुई, जिस मैच के पहले हमें एडम हैंगमैन पेज के लिए एक हाइप वीडियो भी देखने को मिला। और यहाँ पर इस मैच के लिए एडम हैंगमैन पेज और द डार्क ऑर्डर की एंट्रेंस तो बहुत ही बढ़िया थी, पर इसके साथ ही हमें इस मैच में सुपर एलीट यानी कि केनी ओमेगा की टीम की भी बहुत ही बढ़िया एंट्रेंस देखने को मिली है, जहां पर ये सब लोग बास्केटबॉल प्लेयर बनकर एक बास्केटबॉल टीम की तरह आ रहे थे। लेकिन गाइज जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइज ये 5-on-5 एलिमिनेशन मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था और AEW ने इस मैच को पूरा का पूरा टाइम दिया था, यानी कि ये मैच करीब करीब आधा घंटा चला। और सच में इस मैच ने इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन की ओपनिंग बहुत ही अच्छी तरीके से की। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की कुछ बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स की, तो गाइज इस मैच की शुरुआत में ही हमें दोनों ही टीम्स एक दूसरे के ऊपर जोरदार अटैक करती हुई दिखाई दी, जहां पर हमें थोड़ी देर बाद एलेक्स रेनल्ड्स रिंग साइड पर सभी लोगों के ऊपर एक सुपर प्लेस लगाते हुए दिखाई दिए, जो इस मैच का एक बहुत ही बढ़िया स्पॉट था। पर इसके बाद जब एलेक्स रेनल्ड्स और कार्ल एंडरसन इस मैच में लीगल थे, तब डॉग गैलोज ने एलेक्स रेनल्ड्स को डिस्ट्रैक्ट किया और इसी का फायदा उठाकर एलेक्स रेनल्ड्स के ऊपर एक स्कूल बॉय पिन लगाकर कार्ल एंडरसन ने एलेक्स रेनल्ड्स को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया, जिससे हैंगमैन पेज की टीम में सिर्फ 4 लोग रहे और केनी ओमेगा की टीम में 5 लोग। लेकिन इसके बाद हैंगमैन पेज और द डार्क ऑर्डर के सभी मेंबर्स ने मिलकर कार्ल एंडरसन को घेर लिया और यहाँ पर कार्ल एंडरसन के ऊपर जोरदार अटैक कर कार्ल एंडरसन के ऊपर अपना टैग टीम फिनिशर लगाकर कार्ल एंडरसन को पिन कर द डार्क ऑर्डर ने कार्ल एंडरसन को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया, जिससे यहाँ पर सिचुएशन 4-on-4 हो गई। और इसके बाद जॉन सिल्वर इस मैच में डोमिनेट कर रहे थे और ये रोकने के लिए डॉग गैलोज रिंग के अंदर आ गए, जिन्होंने एक्सीडेंटली मैट जैक्सन के ऊपर अटैक कर दिया। पर इसके बाद स्टू ग्रेसन ने इस मैच में अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी और एक टाइम के लिए तो स्टू ग्रेसन ने डॉग गैलोज को उठाकर इस मैच में फेंक दिया, जो कि इस मैच का एक बहुत ही बढ़िया स्पॉट था। लेकिन इसके बाद डॉग गैलोज और स्टू ग्रेसन एक दूसरे के ऊपर अटैक करते करते क्राउड के अंदर गए और यहाँ पर रेफरी ने इन दोनों ही सुपरस्टार्स को काउंट आउट कर दिया, यानी कि दोनों ही सुपरस्टार्स इस मैच से एलिमिनेट हो गए। और इसके बाद इन दोनों ही टीम्स के अंदर 3-3 मेंबर्स थे, जहां पर केनी ओमेगा ने रिंग के अंदर इविल उनो के ऊपर अपना फिनिशर वन विंग्ड एंजल लगाया और यहाँ पर इविल उनो को पिन कर केनी ओमेगा ने इविल उनो को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया। और यहाँ पर हैंगमैन पेज की टीम के अंदर सिर्फ दोनों यानी कि एडम हैंगमैन पेज और जॉन सिल्वर बचे हुए थे और दूसरी तरफ केनी ओमेगा की टीम के अंदर केनी ओमेगा और द यंग बक्स थे। और इसके बाद हमें इस मैच में जॉन सिल्वर की तरफ से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है, पर यहाँ पर जॉन सिल्वर को काउंटर करते हुए यंग बक्स ने जॉन सिल्वर के ऊपर रिंग साइड पर अपना फिनिशर इंडी टेकर लगाया और इसके बाद जॉन सिल्वर को रिंग के अंदर ले जाकर जॉन सिल्वर के ऊपर अपना फिनिशर BT ट्रिगर लगाकर यहाँ पर जॉन सिल्वर को पिन कर यंग बक्स ने इस मैच से जॉन सिल्वर को एलिमिनेट कर दिया। जिसके बाद यहाँ पर हैंगमैन पेज अकेले थे और यहाँ पर हैंगमैन पेज के सामने केनी ओमेगा और यंग बक्स थे। और इस पॉइंट के बाद ये मैच देखने के लिए बहुत ज्यादा मजा आ गया, क्योंकि इस मैच में क्राउड पूरी तरीके से इन्वेस्ट था और मैं भी देखना चाहता था कि हैंगमैन पेज अकेले ही अपने ओल्ड फ्रेंड्स कैसे लड़ते हैं, पर केनी ओमेगा अकेले ही हैंगमैन पेज को फेस करना चाहते थे। इसलिए केनी ओमेगा ने यंग बक्स को पीछे हटने के लिए कहा और जब यहाँ पर केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज एक दूसरे के आमने सामने आ गए, तब केनी ओमेगा ने हैंगमैन पेज के मुंह के ऊपर थूक दिया। जिसके बाद हैंगमैन पेज ने केनी ओमेगा के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और ये अटैक रोकने के लिए यंग बक्स ने केनी ओमेगा की मदद की। जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर बहुत सारे क्लोज फॉल्स देखने को मिले हैं और कई बार ऐसा लग रहा था कि हैंगमैन पेज ये मैच हार सकते हैं। और इसी बीच हैंगमैन पेज ने केनी ओमेगा के ऊपर अपना फिनिशर डेड आई लगाया, जिससे केनी ओमेगा इस मैच से आउट हो गए। लेकिन इसी का फायदा उठाकर यंग बक्स हैंगमैन पेज के ऊपर अपना फिनिशर इंडी टेकर यानी कि मेडजर ड्राइवर लगाने के लिए गए, लेकिन हैंगमैन पेज ने इसे रिवर्स कर दिया और हैंगमैन पेज ने दोनों ही यंग बक्स के ऊपर एक डबल बकशॉट लैरिएट लगाई। और इसके बाद मैट जैक्सन को पिन कर हैंगमैन पेज ने मैट जैक्सन को इस मैच से एलिमिनेट किया। लेकिन ये देखकर केनी ओमेगा ने AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप ली और यहाँ पर केनी ओमेगा हैंगमैन पेज के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर हैंगमैन पेज ने केनी ओमेगा का अटैक रिवर्स कर केनी ओमेगा के ऊपर फिर एक बार अपना फिनिशर डेड आई लगाया, पर फिर भी केनी ओमेगा ने किक आउट कर दिया। और ये देखकर हैंगमैन पेज केनी ओमेगा के ऊपर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगाने के लिए गए, पर यहाँ पर निक जैक्सन ने आकर हैंगमैन पेज को रोक दिया। पर किसी तरीके से अपने आप को छुड़ाकर हैंगमैन पेज केनी ओमेगा के ऊपर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगाने के लिए गए, जो फिनिशर केनी ओमेगा ने रिवर्स कर दिया। और यहाँ पर केनी ओमेगा ने अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से एडम हैंगमैन पेज के ऊपर अटैक किया, पर फिर भी एडम हैंगमैन पेज किसी तरीके से इस मैच में बने हुए थे, जो देखकर गुस्से में केनी ओमेगा ने हैंगमैन पेज के ऊपर लगातार 2-3 V ट्रिगर्स लगाए और फाइनली केनी ओमेगा ने हैंगमैन पेज के ऊपर अपना फिनिशर वन विंग्ड एंजल लगाया और यहाँ पर हैंगमैन पेज को पिन कर केनी ओमेगा ने ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज की स्टोरी लाइन के अंदर एक काफी बड़ा ट्विस्ट था, क्योंकि अगर हैंगमैन पेज ये मैच जीतते तो ही आगे चलकर हैंगमैन पेज को AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच मिलता। पर जहां तक बात है स्टोरी टेलिंग की, तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि केनी ओमेगा के मैच जीतने के बाद यहाँ पर हैंगमैन पेज की स्टोरी लाइन देखने के लिए काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि पहले डार्क ऑर्डर ने
अपने मैचेस हारने के बाद हैंगमैन पेज ने डार्क ऑर्डर को खड़ा होना सिखाया था, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि क्या खुद अब हैंगमैन पेज अपना बहुत ही बड़ा मैच हारने के बाद उठकर खड़े होने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। और इसीलिए मुझे तो ये स्टोरी लाइन देखने के लिए बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। पर इस मैच के बाद हमने देखा कि बैक स्टेज में एलेक्स मार्वेज पाक का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर बातें करते हुए एलेक्स मार्वेज ने पाक से पूछा कि इस वीक लूचा ब्रोस AEW के डायनामाइट शो के ऊपर नहीं आ पाए हैं, तो इसके ऊपर पाक का क्या कहना है। लेकिन यहाँ पर पाक ने एलेक्स मार्वेज से कहा कि लूचा ब्रोस इस वीक के डायनामाइट शो के लिए आए थे, लेकिन जब लूचा ब्रोस एयरपोर्ट से एरिना की तरफ आ रहे थे तब किसी ने लूचा ब्रोस की कैब कैंसिल कर दी, इसलिए लूचा ब्रोस अब तक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर नहीं आए। पर लूचा ब्रोस ने पाक को फोन कर बताया है कि लूचा ब्रोस जल्द ही AEW के डायनामाइट शो के ऊपर पहुंचने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर पाक एलेक्स मार्वेज को बता ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर चावो गुरेरो और अंद्रादे एल इडोलो आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए चावो गुरेरो ने कहा कि अगर पाक लूचा ब्रोस के सच्चे फ्रेंड होते तो पाक लूचा ब्रोस की एरिना की तरफ आने के लिए मदद करते, पर पाक ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अंद्रादे कितने ग्रेट है इसका अंदाजा पाक इसी से लगा सकते हैं कि पाक ने तो नहीं, लेकिन अंद्रादे ने अपनी खुद की लेमोजिन लूचा ब्रोस को यहाँ पर एरिना की तरफ लाने के लिए भेजी है। जो बातें यहाँ पर चावो गुरेरो ने बताई और गाइज माना कि बचकानी बातें हैं, लेकिन अगर आप रियल लाइफ की स्टोरी लाइन से इसे कंपेयर करें तो आप भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी रियलिस्टिक स्टोरी है कि पाक लूचा ब्रोस के इतने करीब होने के बावजूद भी पाक लूचा ब्रोस की मदद नहीं कर पा रहे, पर अंद्रादे लूचा ब्रोस को अपनी तरफ करवाने के लिए लूचा ब्रोस की मदद कर रहे हैं। जो स्टोरी लाइन मुझे तो बहुत पसंद आ रही है और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर नए FTW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रिकी स्टार्स का चैंपियनशिप सेलिब्रेशन था और यहाँ पर इस सेलिब्रेशन के लिए रिकी स्टार्स ने अपना खुद का बैंड बुलाया था, जो यहाँ पर रिकी स्टार्स के सेलिब्रेशन के लिए गाना बजाना कर रहा था। और यहाँ पर आकर बातें करते हुए रिकी स्टार्स ने कहा कि रिकी स्टार्स फाइनली FTW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने हैं और रिकी स्टार्स FTW वर्ल्ड चैंपियन एक काफी डिस्कस्टिंग मैन को हराकर बने हैं और वो डिस्कस्टिंग आदमी आज की बात टीम टैज के अंदर नहीं रहेगा और वो कोई और नहीं बल्कि ब्रायन केज है। और रिकी स्टार्स सच में ब्रायन केज से हेट नहीं करते, लेकिन रिकी स्टार्स के मन में ब्रायन केज के लिए इज्जत तब कम हो गई जब रिकी स्टार्स की इंजर्ड होने के बावजूद ब्रायन केज ने रिकी स्टार्स के ऊपर अटैक किया, इसीलिए रिकी स्टार्स ब्रायन केज के ऊपर टर्न हो गए हैं। जो बातें यहाँ पर रिकी स्टार्स ने बताई, लेकिन जब रिकी स्टार्स से बातें कर रहे थे तभी यहाँ पर ब्रायन केज आ गए और यहाँ पर आकर ब्रायन केज ने रिकी स्टार्स के बैंड के ऊपर अटैक किया और इसके बाद ब्रायन केज रिंग के अंदर गए और ब्रायन केज एक ट्रॉम्बोन से रिकी स्टार्स के ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन रिकी स्टार्स ने अपने हाथ में जो फूल थे वो फूल ब्रायन केज के ऊपर फेंक दिए और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर रिकी स्टार्स यहाँ से भाग गए। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे रिकी स्टार्स और ब्रायन केज के बीच में क्या होता है और हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में मैच कब देखने को मिलता है। लेकिन गाइज इसके बाद AEW डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर एक काफी शॉकिंग चीज हुई, क्योंकि इसके बाद AEW के डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर हमें न्यू जापान प्रो रेसलिंग स्टार यानी कि हिरोशी तानाहाशी का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बातें करते हुए हिरोशी तानाहाशी ने कहा कि हिरोशी तानाहाशी आज तक कभी IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियन नहीं बने और इसीलिए इस वीक लांस आर्चर और हिकू लियो के बीच में होने वाले IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच के बाद जो कोई सुपरस्टार IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियन रहेगा उसे हिरोशी तानाहाशी IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर हिरोशी तानाहाशी ने बताई और गाइज ये काफी बड़ी बात है, क्योंकि आज तक न्यू जापान प्रो रेसलिंग से AEW कंपनी के अंदर काफी छोटे छोटे सुपरस्टार्स आए थे, लेकिन अब हिरोशी तानाहाशी जो कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के काफी बड़े स्टार है वो प्रोबेबली AEW कंपनी के ऊपर आकर रेसल करने वाले हैं और ये देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके बाद हमें AEW के डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर FTR सैंटाना और ओर्टिज को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज इस मैच की शुरुआत में सैंटाना और ओर्टिज ने FTR को उनके ही गेम के अंदर हरा दिया, यानी कि सैंटाना और ओर्टिज ने इस मैच की शुरुआत में FTR के साथ एक काफी बढ़िया चेन रेसलिंग की, जिसमें यूजुअली FTR को एडवांटेज मिलता है, लेकिन यहाँ पर इस चेन रेसलिंग के अंदर सैंटाना और ओर्टिज ने भी दिखा दिया कि सैंटाना और ओर्टिज भी बहुत ही अच्छे रेसलर है, जिसके बाद इस मैच में मोस्टली सैंटाना और ओर्टिज ने ही डोमिनेट किया और कई बार हमें इस मैच के अंदर FTR का थोड़ा फार कमबैक भी देखने को मिला। और जब इस मैच में अपना कमबैक करने के बाद एक टॉप रोप सुपरप्लेक्स के साथ एक स्प्लैश लगाने के लिए गए तो ओर्टिज ने कैश व्हीलर के ऊपर अटैक कर कैश व्हीलर को इस मैच से बाहर कर दिया। पर इसके बाद डैक्स हार्वुड ने सैंटाना को इस मैच से बाहर कर दिया और डैक्स हार्वुड ने ओर्टिज के ऊपर एक टीयर ड्रॉप ब्रेन बस्टर लगाकर यहाँ पर ओर्टिज को पिन कर ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो इस मैच के लिए काफी सडन एंड था और यहाँ पर सभी फैंस भी हैरान थे कि अचानक से ये मैच बिना किसी फिनिशर का इस्तेमाल करते हुए खत्म कैसे हो गया। पर इसके बाद हमने देखा कि प्रोबेबली कैश व्हीलर को उनके हाथ के अंदर एक इंजरी हुई है और शायद इसीलिए ही AEW ने ये मैच चलने के दौरान इस मैच का फिनिश चेंज कर दिया हो, पर चेंज किए हुए फिनिश से ही क्यों ना हो पर FTR ने ये मैच जीत लिया है और FTR ने सैंटाना और ओर्टिज को इस मैच में हरा दिया है। पर इसके बाद हमने देखा कि टोनी शिवानी बैकस्टेज में डॉक्टर ब्रिट बेकर का एक इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर इस इंटरव्यू में बातें करते हुए टोनी शिवानी ने डॉक्टर ब्रिट बेकर से पूछा कि डॉक्टर ब्रिट बेकर की हालत अब कैसी है। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए ब्रिट बेकर ने कहा कि नायला रोज ने प्रूव कर दिया है कि नायला रोज अपने अपोनेंट के ऊपर रहम नहीं खाती, क्योंकि नायला रोज ने लास्ट वीक के उनके मैच के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर के रिस्ट को इंजोर्ड कर दिया है। पर इसके बावजूद भी डॉक्टर ब्रिट बेकर ने नायला रोज को उस मैच के अंदर हरा दिया, जिससे प्रूव होता है कि डॉक्टर ब्रिट बेकर एक काफी तगड़ी चैंपियन है। पर फिलहाल में डॉक्टर ब्रिट बेकर और रेबल ये दोनों ही इंजोर्ड है और यहाँ पर रेबल डॉक्टर ब्रिट बेकर को संभाल नहीं सकती, इसीलिए डॉक्टर ब्रिट बेकर जल्द ही अपने आप के लिए बॉडीगार्ड का भी इंतजाम करने वाले है। जो बातें यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कही। पर इसके बाद टोनी शिवानी ने टोनी खान की बिहाफ के ऊपर एक लाइव इवेंट की अनाउंसमेंट की और यहाँ पर बातें करते हुए टोनी शिवानी ने बताया कि शिकागो के अंदर AEW रैम्पेज का एक और शो होने वाला है जिसका नाम होगा द फर्स्ट डांस। और यहाँ पर अनाउंसमेंट करने के बाद पूरा का पूरा क्राउड CM पंक के लिए चैंट कर रहा था, क्योंकि आपको
आपको भी पता है कि शिकागो सीएम पंक का होम टाउन है। पर इसके बाद हमने देखा कि बैकस्टेज में एलेक्स मार्वेज, स्टिंग और डार्बी एलिन का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर बातें करते हुए एलेक्स मार्वेज ने डार्बी एलिन से पूछा कि एईडब्ल्यू शिकागो के अंदर जाने वाली है तो इसके ऊपर डार्बी एलिन का क्या कहना है। जिस पर बातें करते हुए डार्बी एलिन ने कहा कि डार्बी एलिन को लगता है कि एईडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, जहाँ पर हर कोई बेस्ट इन द वर्ल्ड होने के बावजूद भी प्रूव कर सकता है कि वो बेस्ट है। जो बातें यहाँ पर डार्बी एलिन ने कही और आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर डार्बी एलिन ने कहा था बेस्ट इन द वर्ल्ड, जिससे डार्बी एलिन ने फिर एक बार हिंट दे दी है कि हमें पॉसिबली सीएम पंक एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। पर इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर लांस आर्चर अपने आईडब्ल्यूजीपी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप चैलेंजर हिकुलियो के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस जैसा कि मुझे लग रहा था वैसे ही ये मैच एक काफी हार्ड हिटिंग मैच था और यहाँ पर इस मैच के अंदर दोनों ही सुपरस्टार्स यानी कि हिकुलियो और लांस आर्चर इन दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़े तगड़े मूव्स लगाए हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बहुत ही बड़े बड़े पॉइंट्स की तो गाइस इस मैच की शुरुआत से ही लांस आर्चर हिकुलियो को उनके पैरों से नीचे गिराना चाहते थे, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी लांस आर्चर इसमें कामयाब नहीं हो रहे थे। इसलिए लांस आर्चर ने हिकुलियो के ऊपर एक काफी तगड़ी मूनसॉल्ट लगाई, जिसके बाद हमें लांस आर्चर हिकुलियो के ऊपर एक टॉप रोप सुपरप्लेक्स लगाते हुए दिखाई दिए हैं। पर जब इस पर भी हिकुलियो ने किक आउट कर दिया तो फाइनली लांस आर्चर ने हिकुलियो के ऊपर अपना फिनिशर ब्लैकआउट लगाया और यहाँ पर हिकुलियो को पिन कर लांस आर्चर ने ये मैच जीत लिया है। यानी कि अब आगे चलकर लांस आर्चर को अपनी आईडब्ल्यूजीपी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप चैलेंजर हिरोशी तानाहाशी के अगेंस्ट डिफेंड करनी पड़ेगी। पर इसके बाद हमने देखा कि एईडब्ल्यू कंपनी के बैकस्टेज में कोडी रोड्स एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो रन कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर एलेक्स मार्वेज आ गए और यहाँ पर कोडी रोड्स से बातें करते हुए एलेक्स मार्वेज ने पूछा कि मैलेकाई ब्लैक के ऊपर कोडी रोड्स का क्या कहना है। और यहाँ पर कोडी रोड्स बातें करते हुए कह रहे थे कि नेक्स्ट वीक उनका और मैलेकाई ब्लैक का मैच होने वाला है, लेकिन तभी यहाँ पर मैलेकाई ब्लैक आ गए और मैलेकाई ब्लैक ने कोडी रोड्स के ऊपर अटैक कर दिया। और यहाँ पर टोनी खान भी अटैक रोकने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन मैलेकाई ब्लैक कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करते हुए कोडी रोड्स को रीना के अंदर रैम के ऊपर ले गए और यहाँ पर मैलेकाई ब्लैक ने कोडी रोड्स के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जिस अटैक से प्रोबेबली कोडी रोड्स नॉकआउट हो चुके थे। लेकिन तभी यहाँ पर मैलेकाई ब्लैक को रोकने के लिए काफी सारे रेसलर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए और ये देखकर मैलेकाई ब्लैक थोड़े पीछे तो हटे, पर जाते जाते मैलेकाई ब्लैक ने फ्लेगो डेल सोल के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और जाते जाते मैलेकाई ब्लैक ने कहा कि बुराई के सामने अब अच्छाई हारने वाली है, जो चीज स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि यहाँ पर कोडी रोड्स पूरी तरीके से व्हाइट कपड़े पहन कर आ रहे हैं तो मैलेकाई ब्लैक पूरी तरीके से ब्लैक, जो अच्छाई और बुराई दिखाने की सिंबल्स है। पर इसके बाद हमें एईडब्ल्यू कंपनी के ऊपर मीरू का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बातें करते हुए मीरू ने कहा कि नेक्स्ट वीक से मीरू अपनी एईडब्ल्यू टीएनटी चैंपियनशिप वीकली बेसिस के ऊपर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर डिफेंड करने वाले हैं और नेक्स्ट वीक मीरू के चैलेंजर यानी कि ली जॉनसन अपना मैच क्विट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके से नेक्स्ट वीक ली जॉनसन का ही नुकसान है, क्योंकि मीरू तो अपनी टीएनटी चैंपियनशिप नहीं हारने वाले। जो बातें यहाँ पर मीरू ने कही और मीरू का प्रोमो सुनने के बाद कहना पड़ेगा कि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़ने के बाद से मीरू ने अपने प्रोमो स्किल्स के ऊपर काफी ज्यादा काम किया है और हाल फिलहाल में मीरू के प्रोमोस बहुत ही बढ़िया है। पर इसके बाद इस वीक के एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर जंगल बॉय, लुचासोरस और क्रिश्चियन केज मिलकर हार्डी फैमिली ऑफिस के एनहेलिको और प्राइवेट पार्टी को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच देखते समय ऐसा लग रहा था कि क्रिश्चियन केज और जंगल बॉय दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से टैग टीम में काम कर सकते हैं और हमें इस मैच में जंगल बॉय और क्रिश्चियन केज की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। लेकिन जब जंगल बॉय इस मैच में डोमिनेट कर रहे थे तब प्राइवेट पार्टी ने जंगल बॉय को रिंग के बाहर फेंक दिया और इसी का फायदा उठाकर मैट हार्डी ने जंगल बॉय के ऊपर अटैक कर दिया, जो देखकर क्रिश्चियन केज मैट हार्डी के ऊपर अटैक करने के लिए गए और क्रिश्चियन केज को अपनी तरफ आता हुआ देख मैट हार्डी यहाँ से भाग गए। जिसके बाद हमें इस मैच में लुचासोरस की तरफ से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है, जहाँ पर लुचासोरस ने एक टाइम के लिए अपने सभी अपोनेंट्स के ऊपर एक जर्मन सुपरलेक्स लगाई और लुचासोरस की स्टैंड देखकर तो क्रिश्चियन केज भी सरप्राइज थे। और इसके बाद जंगल बॉय ने एनहेलिको और एजिया कैसिडी के ऊपर अटैक किया और इनके अंदर लुचासोरस ने मार्क क्वीन के ऊपर एक चोकस्लैम लगाया, जिसके बाद क्रिश्चियन केज ने मार्क क्वीन के ऊपर एक फ्रॉग स्प्लैश लगाकर मार्क क्वीन को पिन कर अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। पर गाइस ये मैच जीतने के बाद जब क्रिश्चियन केज अपनी टीम और क्राउड के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे तभी यहाँ पर किसी ने आकर क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक कर दिया और गाइस ये कोई और नहीं बल्कि हार्डी फैमिली ऑफिस के मेंबर यानी कि ब्लेड थे। और यहाँ पर ब्लेड ने मैट हार्डी के कहने के ऊपर क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक किया था, क्योंकि ब्लेड का कहना था कि मैट हार्डी के ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता। और यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली क्रिश्चियन केज पूरी तरीके से नॉकआउट हो चुके हैं। पर इसके बाद हमें निक केज और क्रिस जेरिको के मैच के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहाँ पर बातें करते हुए निक केज ने कहा कि क्रिस जेरिको को अपने थर्ड लेवल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज निक केज क्रिस जेरिको को खत्म करने वाले हैं। पर इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर थंडर रोजा जूलिया हार्ट को फेस कर रही थी और यहाँ पर इस मैच में थंडर रोजा का कहना था कि आज तक लोगों ने कहा है कि थंडर रोजा एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काम नहीं करती और एईडब्ल्यू ने यूं ही अपनी कंपनी के अंदर थंडर रोजा को टॉप 5 रैंकिंग में इंक्लूड किया है। पर अब एईडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करने के बाद थंडर रोजा का ये एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर पहला ऑफिशियल मैच है, इसलिए थंडर रोजा ये मैच जीतना चाहते हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस जूलिया हार्ट अभी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, इसीलिए जूलिया हार्ट के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और ये चीज इस मैच के अंदर दिखाई दे रही थी, क्योंकि यहाँ पर इस मैच में जूलिया हार्ट रेसल करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। और ऐसा नहीं कि जूलिया हार्ट इस मैच में रेसल करने के लिए सच में स्ट्रगल कर रही थी, यहाँ पर जूलिया हार्ट एक स्टोरी लाइन के अंदर इस मैच में रेसल करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि सबको दिखाना था कि जूलिया हार्ट अभी यंग है। पर जहाँ तक बात है इस मैच की तो इस मैच के अंदर जूलिया हार्ट को कोई प्रॉपर ऑफेंस नहीं मिला और इस पूरे के पूरे मैच के अंदर डोमिनेट कर थंडर रोजा ने इस मैच के आखिर में जूलिया हार्ट के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर जूलिया हार्ट को पिन कर थंडर रोजा ने ये मैच जीत लिया है। पर इसके बाद हमें एईडब्ल्यू के डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर जॉन मॉक्सली का एक बैकस्टेज सेगमेंट
सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बातें करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि जॉन मॉक्सली अपनी IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप हार चुके हैं और इससे जॉन मॉक्सली कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब जॉन मॉक्सली कल रात एक बार के अंदर बैठे थे, तब जॉन मॉक्सली ने टीवी के ऊपर देखा कि ओलंपिक्स खेलने के लिए ओलंपिक्स की टीम जापान के अंदर जा सकती है, तो फिर जॉन मॉक्सली क्यों नहीं। इसलिए जॉन मॉक्सली जापान के अंदर जाना चाहते हैं, क्योंकि फिलहाल में जॉन मॉक्सली का जापान के अंदर काफी सारा बिजनेस पेंडिंग है। पर उन्हें इस बात की भी नाराजगी है कि अब जब जॉन मॉक्सली IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियन नहीं है, तो अब हिरोशी तनाहाशी AEW कंपनी के ऊपर आकर IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए एक मैच की डिमांड कर रहे हैं। और यहाँ पर जॉन मॉक्सली जानना चाहते हैं कि जब जॉन मॉक्सली IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियन थे, तब हिरोशी तनाहाशी AEW कंपनी के ऊपर क्यों नहीं आए। क्या यूजी नकाटा और केंटा ने बताई हुई स्टोरी सुनकर हिरोशी तनाहाशी जॉन मॉक्सली से डर चुके हैं। जो बातें यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही, जिससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जॉन मॉक्सली हिरोशी तनाहाशी के अगेंस्ट एक मैच चाहते हैं। पर इसके बाद टाइम हो चुका था इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के मेन इवेंट का, जहाँ पर पेन मेकर क्रिस जेरिको डेथ मैच लेजेंड निक केज को फेस कर रहे थे और इस मैच के लिए MJF कमेंट्री पर बैठे थे। और जहाँ तक बात है इस मैच की, तो गाइज ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का सबसे ब्रूटल मैच था, क्योंकि इस मैच की शुरुआत से ही निक केज अपने हाथ में एक पिज्जा कटर लेकर आए थे और यहाँ पर निक केज उस पिज्जा कटर से क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक कर रहे थे और इसीलिए क्रिस जेरिको के हाथ से खून भी निकल रहा था। और इन दोनों ही सुपरस्टार्स की एज काफी ज्यादा है, इसलिए हमें ये मैच काफी स्लो मैच देखने को मिला है। लेकिन जब इस मैच में क्रिस जेरिको ने निक केज के ऊपर अपना फिनिशर वॉल्स ऑफ जेरिको लगाया, तब निक केज किसी तरीके से फिनिशर रिवर्स कर पाए और जेरिको की वॉल्स ऑफ जेरिको को रिवर्स करने के बाद निक केज ने रिंग के नीचे से ट्यूबलाइट्स निकाली, जो कि हमें यूजुअली डेथ मैच में देखने को मिलते हैं। और दूसरी तरफ क्रिस जेरिको ने अपनी बैट फ्लॉइड निकाली और इससे पहले कि निक केज ट्यूबलाइट से क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक करते, क्रिस जेरिको ने अपने बैट से निक केज के ऊपर अटैक कर दिया। और यहाँ पर क्रिस जेरिको बार बार निक केज के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन निक केज ने किसी तरीके से क्रिस जेरिको के अटैक को रिवर्स कर क्रिस जेरिको के ऊपर पिज्जा कटर से अटैक किया और यहाँ पर निक केज ने पूरी तरीके से क्रिस जेरिको का फोरहेड स्लाइस कर दिया, जो देखने के लिए काफी ब्रूटल था। पर इसके बाद निक केज रिंग के नीचे से एक ग्लास शीट लेकर आ गए और यहाँ पर निक केज क्रिस जेरिको को उस ग्लास शीट के नीचे डालकर उस ग्लास शीट के ऊपर कूदने के लिए निक केज टॉप रोप के ऊपर चढ़े, पर जेरिको ने निक केज के मुंह रिवर्स कर दी और जेरिको ने निक केज के ऊपर लगातार 10 पंचेस लगाने के बाद निक केज के ऊपर एक हरिकन राना लगाकर निक केज को उस ग्लास शीट से फेंक दिया, जो इस मैच की एक और एक्सट्रीम मोमेंट थी। और इसके बाद क्रिस जेरिको निक केज के ऊपर अपना फिनिशर कोड ब्रेकर लगाने के लिए गए, लेकिन निक केज ने क्रिस जेरिको को हवा में ही पकड़ लिया और निक केज ने क्रिस जेरिको को कांच के ऊपर फेंक दिया, जिससे क्रिस जेरिको के पूरे पीठ के अंदर काफी सारे कांच घुस गए। और इसके बाद निक केज और क्रिस जेरिको इन दोनों के ही पूरे बदन से खून आ रहा था और इसी में निक केज ने क्रिस जेरिको के सिर के ऊपर ट्यूबलाइट्स फोड़ दी और इसके बाद क्रिस जेरिको के ऊपर एक पाइल ड्राइवर लगाकर निक केज ने क्रिस जेरिको को पिन किया, पर क्रिस जेरिको किस तरह किक आउट कर पाए और ये देखकर निक केज काफी ज्यादा गुस्सा थे। और यहाँ पर निक केज ने एक टूटी हुई ट्यूबलाइट लेकर उस टूटी हुई ट्यूबलाइट से क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक किया और जब फाइनली निक केज क्रिस जेरिको के ऊपर एक और ट्यूबलाइट से अटैक करने के लिए गए, तो क्रिस जेरिको ने निक केज की आंखों में मिस्ट फेंक दी, जो कि जापानीज लेजेंडरी रेसलर ग्रेट मुता की मुंह है। और ये मिस्ट निक केज की आंखों में फेंकने के बाद क्रिस जेरिको ने वो ट्यूबलाइट्स निक केज के सिर के ऊपर फोड़ दी और निक केज के ऊपर अपना फिनिशर जूडस इफेक्ट लगाकर निक केज को पिन कर क्रिस जेरिको ने ये मैच जीत लिया है, यानी कि क्रिस जेरिको ने MJF का लेबर नंबर 2 भी पार कर लिया है। पर क्रिस जेरिको के ये मैच जीतने के बाद MJF ने माइक लिया और यहाँ पर बातें करते हुए MJF ने कहा कि क्रिस जेरिको ने MJF का दूसरा लेबर तो पार कर लिया है, लेकिन अब क्रिस जेरिको को MJF का तीसरा लेबर पार करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रिस जेरिको की तीसरी मैच की स्टिपुलेशन ये है कि क्रिस जेरिको को अपना मैच जीतने के लिए अपना फिनिशर टॉप रोप से लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर क्रिस जेरिको का ओपोनेंट कौन है ये दिखाने से पहले यहाँ पर MJF ने एक फुटेज दिखाई, जो कि प्रोबेबली लास्ट ईयर के डायनामाइट शो से थी। और यहाँ पर क्रिस जेरिको ने MJF से कहा था कि जब क्रिस जेरिको WCW पर जावा टू गरेरो को फेस कर रहे थे, तब MJF अपनी माँ की गोदी के अंदर खेल रहे थे, जो बातें क्रिस जेरिको ने सेगमेंट के अंदर कही थी, जिस पर MJF ने पूछा था कि जावा टू गरेरो कौन है और क्रिस जेरिको ने तब MJF को गूगल करने के लिए कहा था। और यहाँ पर बातें करते हुए MJF ने कहा कि यहाँ पर MJF ने जावा टू गरेरो को गूगल किया है और यहाँ पर MJF चाहते हैं कि क्रिस जेरिको का तीसरा मैच क्रिस जेरिको के ओल्ड राइवल यानी कि जावा टू गरेरो के अगेंस्ट हो, क्योंकि इससे पहले हमने WCW कंपनी के अंदर जावा टू गरेरो और क्रिस जेरिको के बीच में काफी तगड़ी राइवलरी देखी है और अब जावा टू गरेरो क्रिस जेरिको को फेस करने के लिए AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं। तो अब देखना पड़ेगा कितने सालों के बाद जावा टू गरेरो और क्रिस जेरिको के बीच का मैच कैसा होता है। लेकिन इसके साथ ही इस वीक का AEW डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन ऑफ एयर चला गया, जो शो तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। और गाइज आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि शो के बारे में आपका क्या कहना है। पर गाइज हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?